हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं और अभी तक अगर आपने इंग्लिश के अदर प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके जल्दी से ग्रुप में देख लीजिए। आपको चैनल पे उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके बाकी प्रैक्टिस सेट्स आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसी के अलावा इंग्लिश के साथ साथ आपकी हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट्स चल रहा है, तो इसलिए अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो जाके जल्दी से हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स भी देख लीजिए जो आपकी सीटेट तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलिए अपना आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का 2 फरवरी 2016 का पेपर है जिसमें हम इंग्लिश का पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए ये हमारे पैसेज आ गए, लेकिन उससे पहले हम अपने इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, यहाँ से चलिए 128 क्वेश्चन है। स्टीफन कैरसन्स थ्योरी सेकेंड लैंग्वेज एक्वेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। स्टीफन कैरसन्स की जो थ्योरी थी सेकेंड लैंग्वेज एक्वेशंस के लिए, उसमें क्या चीज़, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी थी, हाइपोथेसिस ऐसी थी जो उसमें नहीं थी। ए द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, बी द इनपुट हाइपोथेसिस, सी द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, या डी द लर्निएबिलिटी हाइपोथेसिस। आप लोग बता सकते हैं इसमें से ऐसी कौन सी हाइपोथेसिस थी जो कि थ्योरी में नहीं थी। तो इसका सही आंसर है डी द लर्निएबिलिटी हाइपोथेसिस। टोटल इसमें 5 हाइपोथेसिस थी, जिसमें से ये 3 हाइपोथेसिस थी ही, साथ साथ में आपकी एक द मॉनिटर हाइपोथेसिस और एक थी हमारी द फैक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें टोटल 5 हाइपोथेसिस थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129 क्वेश्चन है। द यूज़ ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू। डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी का यूज़ लर्नर्स के लिए क्या चीज़ पे हेल्पफुल नहीं होता। ए फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड, बी द प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन, सी फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, या डी चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड। जल्दी आप लोग बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि 129 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है आपका बी द प्रोफिशंस इन लोअर ओरल कम्युनिकेशन, है ना। प्रोफिशेंट का मतलब होता है कुशल। तो डिक्शनरी आपके साथ बोल के बात नहीं करती है, इसलिए आपकी ओरल कम्युनिकेशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस वोकैब्स आपकी अच्छी होती है। ठीक है, 130 क्वेश्चन पे आते हैं। 130 क्वेश्चन पे आते हैं। 130 क्वेश्चन है आपका कॉन्स्ट्रक्टिविज्म इन लैंग्वेज लर्निंग फोकस ऑन। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म इन लैंग्वेज लर्निंग फोकस्ड ऑन ए द डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम, बी engaging learner in exploring new knowledge, see the role of imitation, या डी memorizing grammars rules। ठीक है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप आसानी से देख के भी आंसर लगा सकते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन पेडागोजी के ऐसे ही होते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, इसलिए हम बाद में पैराग्राफ करते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा engaging learner in exploring new knowledge। ठीक है, 131 क्वेश्चन। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे इंग्लिश पढ़ाने का जो मेजर ऑब्जेक्ट है वो क्या है। ए यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, बी स्पीकिंग इंग्लिश इज ब्रिटिश एसेंट, या सी स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम, या डी नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने का जो प्राइमरी लेवल पे मोटिव है वो क्या है, वो ये है कि आप उसे सिचुएशन लाइफ की सिचुएशंस में यूज़ कर सके। यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। 132 क्वेश्चन पे आते हैं। 132 क्वेश्चन है इन इंग्लिश अ लैंग्वेज स्टूडेंट इन लर्निंग अ लैंग्वेज स्टूडेंट टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज बिकॉज। जब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हो तो उसमें स्टूडेंट का जो टॉकिंग टाइम होता है उसे क्यों बढ़ाना चाहिए। ए दे यूज़ द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पस, B teachers feel relaxed while students are talking, C they enjoy spending time talking with their friends, या D they can learn the correct pronunciation from each other। इसका सही आंसर आप बताइए। 132 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 132 क्वेश्चन का सही आंसर आपका है ए दे यूज़ द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पस। क्योंकि जब आप बोल के बातें करते हैं, बातें कर करके, जैसे आप अगर इंग्लिश ही सीख रहे हैं तो आप कम्युनिकेशन जब आप करते हैं, जब आप टॉक ज़्यादा करते हैं, चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, या वोकैब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो उसे अच्छा करने के लिए ही स्टूडेंट टॉकिंग टाइम जो है शुड बी इंक्रीजेस। ठीक है, 133 क्वेश्चन है।
A teacher of class 5th is planning to teach grammar. Which one of the following might be good strategy for teaching grammar? Grammar एक क्लास 5th की टीचर है, ग्रामर प्लानिंग की प्रैक्टिस कर रही हैं, प्लानिंग कर रही हैं, तो उनके लिए गुड स्ट्रेटजी क्या होगी? ए, गिव द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट एज अ स्ट्रेटजी. बी, आस्किंग स्टूडेंट टू केयरफुली नोट डाउन द रूल्स from the blackboard. या C, giving clear explanations of the rules with examples. या D, asking students to do drill work only to learn rule. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रामर पढ़ाने के लिए जब प्रैक्टिस करनी है तो अच्छा ये रहेगा कि जो रूल्स हैं उसको एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल्स के थ्रू बताएं, यानी इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई ग्रामर रटने की चीज़ नहीं होती है। अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो आप अच्छे से कोई भी चीज़ ग्रामर की नहीं कर सकते, चाहे वो सेंटेंसेज हो, एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, कुछ भी चीज़ हो, आपको रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 134 क्वेश्चन का आंसर देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द यूज़ ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर। तो इसमें देखिए नॉट लिखा हुआ है, याद रखना नॉट ट्रू, जो बात सच नहीं है। ठीक है, पहला है इट मेक देम अंडरस्टैंड रिस्पेक्ट डाइवर्स कल्चर. बी, देयर रीडिंग प्रोफिशेंसी डिट्रेट्स एंड गेट वर्स्ट, है ना। डिट्रेट्स का मतलब हमारा होता है कमज़ोर होना, एक तरीके से कमज़ोर करना. सी है हमारा इट हेल्प इन डेवलपिंग लर्नर्स इमेजिनेशन. या डी, इट ब्रॉडेंस देयर मेंटल हॉरिजॉन. ब्रॉडेंस का मतलब होता है फैलाना एक तरीके से या विस्तार करना. ये मेंटल हॉरिजॉन आपका हो जाता है, वो होता है का मेंटल मतलब दिमागी क्षितिज कहते हैं, हॉरिजॉन मतलब होता है क्षितिज. तो दिमाग को एक तरीके से दिमाग की सिचुएशन का विस्तार करना, मतलब आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, चीज़ों को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएँ. ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नॉट ट्रू लिखा हुआ है तो इसका सही आंसर बी होगा. देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डिट्रेट्स एंड गेट वर्ड्स. ठीक है, ओके, चलिए 135 क्वेश्चन. वाइल असिस्टिंग अ ग्रुप वर्क अ टीचर शुड नॉट फोकस ऑन. टीचर को जब आप ग्रुप वर्क को असिस्ट कर रहे हैं तो टीचर को किस चीज़ से फोकस नहीं करना चाहिए? ए, शोइंग कंसर्न फॉर अदर. बी, कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस. सी, असिस्टिंग ईच चाइल्ड्स वर्क. या डी, टॉकिंग इन इनिशिएटिव्स इन वर्क. तो इसका सही आंसर बताइए. इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए? असिस्टिंग ईच चाइल्ड्स वर्क, क्योंकि वो ग्रुप वर्क है. ग्रुप वर्क में हर बच्चे का वर्क चेक करनी चाहिए क्योंकि पूरे ग्रुप का वर्क होता है वो. 136 क्वेश्चन. A diagnostic test in English will help the language teacher to identify. डायग्नोस्टिक टेस्ट इंग्लिश में जो होता है वो टीचर को क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? ए, इंटेलिजेंट लर्नर्स इन हर क्लास, जो पढ़ने में अच्छे हैं वहाँ के वो स्टूडेंट्स. स्लो लर्नर्स इन हर क्लास. या सी, लर्निंग डिफिकल्टीज द लर्नर फेसेस इन इंग्लिश. या डी, द टॉपिक विच इज़ लर्नर हैज़ नॉट लर्न बाय हार्ट. तो इनमें से कौन सी चीज़ें डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्प करता है टीचर को बताने में? वो है हमारा लर्निंग डिफिकल्टीज द लर्नर्स फेसेस इन इंग्लिश. क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं लर्नर्स इंग्लिश में, ये कौन बताया? डायग्नोस्टिक टेस्ट. ठीक है, 137 क्वेश्चन. While teaching English, a teacher is not able to draw attention for some students sitting at the back. She should. जो अब जब टीचिंग कर रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं इंग्लिश की, तो जब एक टीचर है जो पीछे बैठे स्टूडेंट्स पे अटेंशन नहीं दे पा रही है तो उसे क्या करना चाहिए? ए, एंगेज दैम बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड एवेल्यूएटिंग हर टीचिंग मेथड. बी, स्टॉप एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट एंड start dictating the notes of student. या सी, scold them for not paying attention. या डी, ignore them and carry on. इसमें से एक ही ऑप्शन सही लग रहा है जो कि है आपका ए, engage them by asking question. उसके क्वेश्चंस पे आंसर क्वेश्चन पूछिए और and evaluating her teaching method. ठीक है, 138 क्वेश्चन. When a child learn a language naturally without much practice, it is called. जब बच्चा बिना ज़्यादा प्रैक्टिस के लैंग्वेज को नेचुरली सीखता है उसे क्या कहते हैं? लैंग्वेज जनरलाइजेशन या लैंग्वेज अडेप्शन, लैंग्वेज लर्निंग या लैंग्वेज एक्विजिशन. तो इसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन. ठीक है, 138 क्वेश्चन हो गए आपके. 139 क्वेश्चन है. द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश फोकस ऑन. कम्युनिकेटिव अप्रोच है इंग्लिश सीखने की तो वो किस पे फोकस करती है? ए, द स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी ऑफ सेंटेंसेस. बी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड. या सी, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस प्लस एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली. या डी है द प्रैक्टिस ऑफ सिलेक्ट एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स ऑफ पैटर्न. तो जो कम्युनिकेटिंग अप्रोच है वो आपकी वो है इसका आंसर सी, लिंग्विस्टिक
कॉम्पिटेंस प्लस एबिलिटी टू यूज़ द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली। लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी है, अपनी भाषा का ज्ञान, उचित ज्ञान का मतलब उपयोग करके कि आपको कितनी भाषा आती है, आपको लैंग्वेज कहाँ और कैसे यूज़ करनी है वो आपको बताती है। ठीक है। 140 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे इनमें से कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट है डेवलपिंग स्किल। ठीक है। ए एबिलिटी टू रीड फ्रेजेस करेक्टली, बी एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, या सी ओनली नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट, या डी एबिलिटी टू रीड वर्ड करेक्टली। इनमें से कौन सी स्किल है बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल, बताइए इसमें से कौन सी स्किल है। तो ये है आपकी एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड। ठीक है। कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है समझना। 141 वाइल रीडिंग अ लर्नर्स नीड टू, जब आप रीड कर रहे हैं तो लर्नर को क्या करना चाहिए। ए गेस द कोड टेक्सचुअल मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, बी translate the written symbol into corresponding sound to grasp their meaning, या D receive and decode letters in read to order to read words, या D understand every word to grasp the meaning of the text। X नहीं है, वो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है। ठीक है। तो इसका सही आंसर बताइए। रीडिंग, जब आप रीड कर रहे हैं तो लर्नर को क्या करना चाहिए, नए नए वर्ड्स को डिकोड करना चाहिए, नए नए लेटर्स को डिकोड करना चाहिए और उनसे वर्ड बने, जिससे कि उससे जो वर्ड बना हुआ है उसे डिकोड कर पाए। ठीक है। नए नए लेटर्स को डिकोड करना चाहिए। ओके, चलिए 142 क्वेश्चन पे आते हैं। 142 क्वेश्चन है आपका, डिफ्थोंग्स आर ए कॉन्स्टेंट साउंड, बी डबल कॉन्स्टेंट साउंड, सी वॉवल साउंड, या डी डबल वॉवल साउंड। डिफ्थोंग्स क्या होते हैं आपके, डबल वॉवल साउंड्स। ठीक है। ये हमारे आज के इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस। अभी पहली बार में सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर आप लोग सीटेट में 130 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक है सीटेट के लिए, जो कि चक्षु पब्लिकेशन यानी चक्षु प्रकाशन की ये बुक है। इसमें आप देख सकते हैं इसका कवर पेज है, इसमें आपको 3000 प्लस से अधिक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, इनमें भी आपको विद डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर दिया रहेगा। इसके साथ यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन को ध्यान में, एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन को डिजाइन किया गया, जो कि अपने आप में इस बुक को और भी खास बनाता है। तो आप लोग इस बुक को आज ही लीजिएगा। इस बुक को लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे, नियर बाई जो भी आपके ऑफलाइन स्टोर है, बुक स्टोर है, वहाँ से आप ले सकते हैं। फिर ऑनलाइन लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दी गई हैं, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो उनको कॉन्टैक्ट नंबर भी जो यहाँ पर दिया गया है। ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। इसके साथ यहाँ पर इसके उत्तरमाला और उत्तरमाला से भी जरूर यहाँ पर विद डिटेल सॉल्यूशन इस तरीके का दिया रहेगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ इनकी और भी बुक्स हैं, वो भी आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि सीटेट की गाइड तो है ही, और इसके साथ ही सीटेट का प्रैक्टिस सेट जो कि अंतिम तैयारी बहुत ही मजबूत बनाता है। तो सीटेट का प्रैक्टिस सेट और गाइड दोनों ही चीज़ें आप आज ही ले लीजिएगा, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दी गई, आप वहाँ से आज ही ऑनलाइन ले सकते हैं। हो गए। इसके अलावा देखिए हम पैसेज पे आते हैं, हम आराम से पैसेज पढ़ते हैं और पैसेज पढ़ने के बाद हम उसके आंसर्स को देंगे। ठीक है। चलिए ये वाला पैसेज पढ़ लेते हैं। आज राजा राम मोहन राय का पैसेज है। कल हमने एडिसन पढ़ा था, उससे पहले रामानुजन पढ़ा था, तो एक ना एक पैसेज अच्छा आ ही जा रहा है हमें हिस्ट्री अच्छी बताने के लिए। चलिए, राजा राम मोहन राय इज कंसिडर द पाइनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेसिनेंस फॉर द रिमार्केबल रिफॉर्म्स ही बॉट अबाउट द 18th सेंचुरी इंडिया। पाइनियर का मतलब होता है अग्रदूत, है ना। रेसिनेंस का मतलब होता है आपका पुनर्जागरण। ठीक है। पाइनियर का मतलब होता है अग्रदूत, रेसिनेंस होता है आपका पुनर्जागरण। ठीक है। और इट बॉट अबाउट 18th सेंचुरी। तो राजा राम मोहन राय जो थे उन्हें 18th सेंचुरी में उन्होंने 18th सेंचुरी में उन्होंने बहुत सारे रिमार्केबल रिफॉर्म का मतलब होता है उल्लेखनीय सुधार। तो 18th सेंचुरी में राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे उल्लेखनीय सुधार किए थे, है ना। और उसके अलावा रेसिनेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण। तो उन्हें पाइनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेसिनेंस मतलब उन्हें मॉडर्न इंडियन का जो पुनर्जागरण हुआ था, आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का पाइनियर मतलब अग्रदूत कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में जो कि बहुत सारे उल्लेखनीय सुधार किए थे राजा राम मोहन राय ने, और उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है। अमंग हिज एफर्ट्स द एबोलिएशन ऑफ
द सती प्रथा, a practice in which the widow was compelled to sacrifice herself on the funeral pyre of her husband, was prominent. इन सब एफर्ट्स में सती प्रथा को उन्होंने बंद कराया था, एक तरीके से उसका क्या कह सकते हैं, उसे नाश किया था, उन्मूलन किया था, उन्मूलन हिंदी में कहते हैं, वैसे नाश किया था उन्होंने, सती प्रथा का बंद करवाया था। सबसे बड़ा विरोध उन्होंने ही किया था, जिसमें जो एक विधवा औरत होती है उसे अपने हस्बैंड की या जो अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने आप को उसकी चिता पर सेक्रीफाइस करना होता है, ठीक है, अपने आप को उसकी चिता पर त्याग देना होता है, सेक्रीफाइस करना होता था। इसका उन्होंने सबसे बड़ा विरोध किया था। His efforts were also instrumental in eradicating the पर्दा सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज। उन्होंने उनके एफर्ट्स में जो मतलब उन्होंने एफर्ट्स किए थे समाज सुधार में, उसमें पर्दा प्रथा और चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह भी महत्वपूर्ण था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार किया था। इन 1828 राम मोहन राय फॉर्म द ब्रह्म समाज। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड अ फेथ इन आइडियल वर्शिप एंड वर अगेंस्ट द कास्ट रिस्ट्रिक्शंस। तो वहाँ पे जो पीपल होते थे ब्रह्म समाज में, वो फेथ रखते थे आइडियल वर्शिप में और कास्ट रिस्ट्रिक्शंस की, जाति प्रथा के विरोध में थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय फादर वॉज अ वेल्दी ब्राह्मण एंड स्ट्रिक्टली परफॉर्म द ड्यूटी सेट बाय द रिलीजन। राजा राम मोहन राय के जो फादर थे वो एक ब्राह्मण थे, और उसके अलावा वो जो भी धर्म में ड्यूटीज़ बताई गई हैं वो उसका स्ट्रिक्टली पालन करते थे, ठीक है। तो राजा राम मोहन हिमसेल्फ वॉज ऑल्सो देवटी टू लॉर्ड विष्णु। राम मोहन राय जो थे वो अपने आप में भी लॉर्ड विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एंड इन हिज 14 ईयर ही वांटेड टू बिकम अ मॉन्क। मॉन्क का मतलब होता है साधु। बट हिज मदर तारिणी देवी ऑब्जेक्ट टू हिज डिज़ायर। 14 साल की उम्र में उन्होंने खुद साधु बनने की अपनी इच्छा जताई थी, वो खुद बनना चाहते थे, बट उनकी मदर जो थी तारिणी देवी, उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। राम मोहन viewed एजुकेशन एज अ मीडियम टू इम्प्लीमेंट द सोशल रिफॉर्म्स। तो जो राम मोहन थे वो जो एजुकेशन को एज अ मीडियम मानते थे, शिक्षा को एक एज अ मीडियम मानते थे समाज में सुधार लाने के लिए। सो इन 1815 राम मोहन केम टू कोलकाता। सो 1815 में राम मोहन जो थे वो कोलकाता आए। एंड वेरी नेक्स्ट ईयर स्टार्टेड एन इंग्लिश कॉलेज बाय पुटिंग हिज ओन सेविंग। और अपने ही खुद की सेविंग से उन्होंने इंग्लिश स्कूल की स्थापना करी। ही वॉज वेल अवेयर दैट द स्टूडेंट शुड लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। वो ये जानते थे कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, एंड दैट्स वाई ही क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ओपनिंग वन संस्कृत स्कूल्स, ओनली संस्कृत स्कूल। वो ये जानते थे कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए और साइंटिफिक सब्जेक्ट सीखने चाहिए, इसलिए उन्होंने विरोध किया था किसका, गवर्नमेंट पॉलिसी का, क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम पे कहती थी कि सिर्फ संस्कृत स्कूल खोलने चाहिए, तो गवर्नमेंट पॉलिसी का विरोध किया था जो कि संस्कृत स्कूल खोलने के लिए कहती थी। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू हिम, इंडियंस वुड लैग बिहाइंड इफ दे डज नॉट गेट द स्टडी मॉडर्न सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड लैटिन। उनके कहने का मतलब था कि अगर उनके कहने का मतलब था कि इंडियंस पीछे रह जाएंगे, लैग बिहाइंड मतलब पीछे रह जाएंगे, अगर उन्होंने मॉडर्न सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी और लैटिन जो हमारी भाषा होती है, और ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर ये सब मॉडर्न सब्जेक्ट्स नहीं सीखें तो वो जो है पीछे रह जाएंगे। द गवर्नमेंट एक्सेप्ट दिस आइडिया ऑफ राम मोहन। गवर्नमेंट ने उनका आइडिया एक्सेप्ट कर लिया एंड दिस इम्प्लीमेंटेड बट नॉट बिफोर हिज डेथ। तो जब गवर्नमेंट ने उनका आइडिया एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ का, इंग्लिश स्कूल्स खोलने का और मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाने का, लेकिन इम्प्लीमेंट तब हुआ था जब उनकी डेथ हो चुकी थी। राम मोहन वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू गिव इम्पोर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ मदर टंग। राम मोहन पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी मदर टंग यानी अपनी मातृभाषा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, ठीक है। हिज गुड़िया व्याकरण इन बंगाली
इज़ द बेस्ट ऑफ हिज प्रोज वर्क। जो उन्होंने प्रोज वर्क था उसमें सबसे बढ़िया जो उनकी बंगाली में लिखी गई थी गुड़िया व्याकरण, ये जो है बंगाली में इनका प्रोज लिखा हुआ था वो सबसे बेस्ट कहा जाता है। अभी तक वर्क किया है उन्होंने। रविंद्रनाथ टैगोर एंड बंकिम चंद्र ऑल्सो फॉलोड द फर्स्ट फुट स्टेप ऑफ राम मोहन रॉय। बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ टैगोर भी उनके ही पद चिन्हों पे चलते थे, राम मोहन रॉय के। ठीक है, अब चलिए, राम मोहन रॉय वॉज स्टंच सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच। स्टंच सपोर्टर का मतलब होता है निष्ठावान, एक तरीके से निष्ठावान सपोर्ट करते थे वो फ्री स्पीच को एंड एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशंस को एंड फॉट फॉर द राइट्स ऑफ वेरेनिकुलर प्रेस। वेरेनिकुलर प्रेस जो होती है वो हमारी एक तरीके से कही जाती है स्थानीय भाषा की प्रेस, मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में जो प्रेस होती है वो। तो उन्होंने जो था इसके लिए फाइट करी थी। ही ऑल्सो ब्रॉट आउट अ न्यूज़ पेपर इन पर्शियन कॉल मिरतुल अकबर अ मिरर ऑफ न्यूज़, जिसका मतलब था अ मिरर ऑफ न्यूज़। पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था एंड अ बंगाली वीकली कॉल्ड संबत कौमुदी, जो द मून ऑफ इंटेलिजेंस, जिसका मतलब था द मून ऑफ इंटेलिजेंस। बंगाली में उन्होंने ये निकाला था और पर्शियन में मिरतुल अकबर निकाला था। ठीक है, न्यूज़पेपर। इन दोज डेज आइटम्स ऑफ न्यूज़ एंड आर्टिकल हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट बिफोर बीइंग पब्लिश्ड। उस टाइम पे जो भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपते थे सबसे पहले उसे गवर्नमेंट से पब्लिश कराना, उसे गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कराना ज़रूरी होता था। राम मोहन प्रोटेस्ट अगेन द कंट्रोल बाय द आर्ग्यूइंग दैट न्यूज़पेपर शुड बी फ्री एंड दैट द ट्रूथ नॉट बी expressed simple because the government doesn't like it। तो राजा राम मोहन राय ने ये कहा था कि न्यूज़पेपर को फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार नहीं चाहेगी कि लोगों तक सच पहुँचे तो वो सच लोगों तक नहीं छप सकता, इसलिए न्यूज़पेपर को फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब है कुछ भी वो लिख सकें, कुछ भी छाप सकें, इसमें सरकार की अनुमति की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं हम अपने। 143 क्वेश्चन बताएंगे। राम मोहन रॉय इज़ नोन फॉर हिज सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, वो तो हमें देखते ही पता लग गया क्योंकि वो सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करते थे। व्हेन ही वॉज अ टीनेजर राम मोहन रॉय एक्सप्रेस हिज डिज़ायर टू बिकम अ मॉन्क। ठीक है, उन्होंने क्या बनने की इच्छा जताई थी? अपनी साधु बनने की। राम मोहन रॉय बिलीव दैट इंडियन वुड लैग बिहाइंड इफ दे, वो क्या था ऐसा जो वो कहते थे कि इंडियन पीछे रह जाएंगे अगर वो नए सब्जेक्ट नहीं सीखेंगे। तो डिड नॉट स्टडी मॉडर्न सब्जेक्ट, डी इसका सही आंसर है। 146 क्वेश्चन। राम मोहन रॉय स्ट्रांगली सपोर्टेड, राम मोहन रॉय स्ट्रांगली किसका सपोर्ट करते थे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, 146 का सी। उन्होंने कहा नहीं था कि निष्ठावान तरीके से सपोर्ट करते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशंस का। ठीक है, 147 द वर्ड एलिमिनेटिंग मोस्ट नियरली, मीन होगा ये, यहाँ पे मीन होगा ये वर्ड, ये जो वर्ड है ये मीन होगा, मोस्ट नियरली मीन। एलिमिनेटिंग का मीन क्या होगा? तो ये हमारा होगा इरेडिकेटिंग। ठीक है, एलिमिनेटिंग का मीन क्या होगा? इरेडिकेटिंग। अब हमारा 148 क्वेश्चन। द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू इनकरेज इज, अपोजिट चाहिए एनकरेज का, अपोजिट चाहिए एनकरेज का, तो क्या होगा? डिसहार्टनेस। ठीक है, सी। Which part of speech is underlined word in the sentences given below? तो इस सेंटेंस में he is stern support of free speech and expression, इसमें free क्या है? इसमें free adjective है। ओके, चलिए 150 क्वेश्चन है। राम मोहन रॉय viewed education, इसे the voice in the above sentence has been correctly changed, इसकी वॉइस चेंज करनी है। तो क्या है? राम मोहन राय viewed, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम मोहन राय is viewed एजुकेशन, तो क्या हो जाएगा? एजुकेशन वॉज व्यूड, इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बस आपको इतना बताना था व्यूड को किस में चेंज करेंगे। ओके, चलिए अब अगला पैसेज कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन तो पूरे हो गए। अगला पैसेज है हमारा, योर बॉडी मेड अप ऑफ 60% वाटर एंड लूज द एसेंशियल फ्लूइड एवरी मिनट ऑफ एवरी डे एज यू ब्रीथ डाइजेस्ट एंड होपफुल वर्क अप आ स्वेट। ठीक है, तो जो आपकी बॉडी होती है उसे 60% पानी से बनी होती है, जो कि लॉस भी होता रहता है, फ्लूइड आपका लॉस होता रहता है जब आप सांस लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और होपफुली वर्कअप आ स्वेट, जब आप वर्कअप करते हैं, जब आपकी स्वेटिंग होती है उस टाइम पे आपका बॉडी का पानी जो होता है वो लूज भी होता रहता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट
यू पुट अप बैक एवरी ड्रॉप स्टार्टिंग नाउ। हाँ, यू पुट अप एवरी ड्रॉप, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जितना पानी आपकी बॉडी से निकल रहा है आप उतना बॉडी के अंदर डालेंगे। स्टार्टिंग नाउ ड्रिंक 8 230 ml ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे, दैट्स मिनिमम योर बॉडी नीड डेली। आपकी बॉडी को कितनी नीड चाहिए होती है पानी की, अभी से देखा जाए तो 8 230 ml ग्लासेस, ठीक है, ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे, दैट्स मिनिमम, ये कम से कम है, ठीक है, इतना कम से कम आपको पानी पीना चाहिए। दैट इज़ द नॉन निगोशिएबल शुगर सेवरी हाइड्रेशन मंत्रा। ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हाइड्रेशन मंत्रा है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आपको इतना पानी पीना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, हाइड्रेशन मंत्रा ही हो गया। मैनी टाइम्स व्हेन यू थिंक यू आर हंग्री, स्लीपी, डिप्रेस्ड और इरिटेटेड, यू एक्चुअली जस्ट डिहाइड्रेटेड। अगर जितनी बार आपको लगता है कभी कभी कि आप हंग्री हो, स्लीपी हो या डिप्रेस्ड हो, मतलब आपको भूख लग रही है, नींद लग रही है, या आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, तो एक्चुअली आपको पानी की कमी हो रखी होती है, ठीक है। ड्रिंकिंग इनफ वाटर हेल्प्स यू टू कॉम्बैट वाटर रिटेंशन। इनफ वाटर आपको पीना चाहिए। अगर आप जितना पानी आपकी बॉडी को चाहिए उतना आप पीते हैं तो आपके वाटर रिटेंशन में हेल्प मिलती है, क्योंकि जितना पानी आपकी बॉडी से निकल जा चुका है स्वेटिंग वगैरह के द्वारा, उतना पानी आपकी बॉडी में आपको डालना भी होता है। साउंड क्वांटर इंट्यूसिव बट थिंक अबाउट इट। थोड़ा सुनने में अजीब लगता है पर इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। इफ़ यू आर रनिंग अराउंड इन अ सेमी डिहाइड्रेटेड स्टेट ऑल द टाइम, योर बॉडी इज गोइंग टू हैंग ऑन द एवरी सिंगल ड्रॉप, गिविंग यू द पफी अनहेल्दी अपीयरेंस। अगर आपकी बॉडी से पानी निकलता रहता है, अगर आप सेमी डिहाइड्रेटेड रहते हैं, मतलब आपकी बॉडी को डिहाइड्रेटेड हो रही है, आपकी मतलब बॉडी में पानी की कमी हो रही है, तो आपकी बॉडी बहुत पफी और अनहेल्दी अपीयरेंस देती है। आपको पता लग जाता है कि हाँ आप अनहेल्दी दिखने लग जाते हैं। व्हेन यू आर प्रॉपरली हाइड्रेटिंग, योर बॉडी गेट्स द मैसेज दैट ऑल सिस्टम आर ऑपरेटेड स्मूथली। जब आप प्रॉपरली हाइड्रेटिंग होते हैं, जब तक प्रॉपरली हाइड्रेटिंग का मतलब है आपकी बॉडी में इनफ पानी होता है, उस टाइम पे आपकी बॉडी को सिस्टम से मैसेज मिलता है कि सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे सिस्टम है वो स्मूथली काम कर रहे हैं। इट कंटिन्यूज इट्स वर्क ऑफ फ्लशिंग आउट योर सिस्टम एंड रीडिंग द एक्सक्लूसिव फ्लूइड। तो जो आपकी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब आपकी मतलब फ्लशिंग आउट हो रही हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी आपकी बॉडी की गंदगी है, क्योंकि पानी बॉडी की गंदगी साफ कर रहा है, ठीक है। इफ़ योर गोल इज़ टू लूज़ वेट, अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, वाटर इज़ मस्ट, वाटर बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू आर डिहाइड्रेटेड योर बॉडी सेंड आउट सिग्नल दैट यू नीड असिस्टेंस। मतलब जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल भेजती है। मैनी पीपल मिस्टेक दोज थर्स्टी SOS सिग्नल फॉर हंगर एंड टेक इट 100 ऑफ एक्स्ट्रा कैलोरीज। कई लोग जो होते हैं वो इस सिग्नल्स को गलत तरीके से ले लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें भूख लग रही है और वो थाउजेंड्स ऑफ इन हंड्रेड्स ऑफ एक्स्ट्रा कैलोरीज, मतलब बहुत सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज अपनी बॉडी के अंदर डाल लेते हैं। दे ऑल्सो डोंट सॉल्व द रियल प्रॉब्लम थर्स्ट, और वो अपनी सही में जो प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व ही नहीं करते पानी की, मतलब उन्हें खा लेते हैं प्यास लगने की जगह। ड्रिंकिंग वाटर कैन बी पावरफुल एपेटाइट प्रीसेंट एंड अलाउ यू टू क्यू इनटू योर रियल हंगर। जो अगर आप पानी पीते हैं वो आपकी जो रियल हंगर होती है उसको थोड़ा सा कम कर देता है, जिससे आपको खाने के लेके जितना भी मतलब रियल हंगर ऑलरेडी आपकी जितनी रियल हंगर होती है आपको उतनी ही भूख लगती है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं खाते, आपके एपेटाइट को अच्छा रखता है, ठीक है। योर बॉडी ऑल्सो नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर प्रॉपर डाइजेशन। आपकी बॉडी को प्लेंटी ऑफ वाटर का मतलब बहुत सारा पानी चाहिए होता है डाइजेशन के लिए ऑलरेडी। सो यू कैन गेट द मोस्ट फ्रॉम द फूड यू ईट। काफ़ी सारा तो आप जो खाना खाते हैं उसी से मिल जाता है आपको पानी। यू आर लेस